कल्पना कीजिए एक ऐसी दीवार की जो 2 अरब वर्षों 2 बिलियन ईयर्स से सीना थाने खड़ी है, जिसने समय के थपेड़े से सभ्यताओं का उत्थान और पतन देखा, जो आज भी अपनी आखिरी सांसों तक एक विशाल रेगिस्तान और उपजाऊ मैदानों को निगलने से रोक रही है। यह कोई ईंट पत्थर की दीवार नहीं है, यह अरावली पर्वतमाला, अरावली रेंज है, भारत की सबसे पुरानी फोल्ड माउंटेन श्रृंखला। लेकिन आज यह प्रहरी घायल है। इसकी चोटियों को डायनामाइट से उड़ाया जा रहा है, इसकी तलहटी को कंक्रीट के जंगलों में बदला जा रहा है और इसकी रगों में बहने वाले पानी को निचोड़ा जा रहा है। राजस्थान के धूल भरे मैदानों से लेकर दिल्ली की रायसीना हिल तक अरावली की कहानी सिर्फ एक इन्वायरमेंट का मुद्दा नहीं है, यह एक अस्तित्व की लड़ाई है। दृश्य यहाँ पे भयावह है। जोधपुर के पास जोधपुरा गांव में हवा में धूल नहीं बल्कि मौत तैरती है। यहाँ के सैंडस्टोन क्वेरीज से उड़ने वाली सिलिका डस्ट ने हवा को जहर बना दिया है। खदानों के पास खड़ी औरतें जिनके चेहरे समय से पहले बूढ़े हो चुके हैं, अपनी सुनी आंखों से उन पहाड़ियों को देखती है जिन्होंने उनके पतियों को निगल लिया है। यह अरावली के विडो विलेजेस है, जहां सिलिकोसिस नाम की बीमारी ने हर घर का दरवाजा खटखटाया है। दूसरी ओर गुरुग्राम और फरीदाबाद की चमचमाती गगनचुंबी इमारतों स्काई स्क्रेपर्स के नीचे एक अलग तरह का सूखापन फैल रहा है। यहाँ जमीन के नीचे का पानी जो कभी अरावली के एक्वीफायर से रिचार्ज होता था, अब पाताल में जा चुका है। डार्क जोन्स घोषित होने के बावजूद पानी की चोरी जारी है। यह रिपोर्ट अरावली की इस त्रासदी का एक व्यापक दस्तावेज, कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस है। यह हम पड़ताल करेंगे उस कानूनी लड़ाई की जो पहाड़ हिल की परिभाषा तय करने में उलझी है, उस मैनेजमेंट प्लान फॉर सस्टेनेबल माइनिंग MPSM की जो एक विरोधाभास पैराडॉक्स सा लगता है, और उस गहरे ट्रस्ट डेफिसिट की जो आज सरकार और जनता के बीच खड़ा है। यह सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा फैसला है जो अपने ही पुरानी चेतावनियों से टकराता है। अरावली को बचाने के लिए अदालत के 3 दशक के संघर्ष के बाद अब एक नई परिभाषा पूरे पर्वतीय तंत्र के अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा कर रही है। यह कहानी सिर्फ अरावली की नहीं है, यह कहानी है क्लाइमेट गोल्स वर्सेस इंडस्ट्रियल डिमांड, रूल ऑफ लॉ वर्सेस एग्जीक्यूटिव डिस्क्रिशन, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन वर्सेस स्ट्रेटेजिक लूपहोल्स, और सबसे अहम यह कहानी है उस सिस्टमिक वीकनेस की जहां भारत जलवायु और विकास के टकराव को क्लियर रूल से नहीं बल्कि ओपेक डिसीजंस और नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर दरकिनार करता है। द ट्रिगर दिसंबर 23 एयर मार्शल चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ एक सार्वजनिक भाषण में कहते हैं, भारत को क्रिटिकल मिनरल्स के लिए आत्मनिर्भर होना होगा। इंपोर्ट डिपेंडेंस हमारी स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी है। उन्होंने बताया ग्लोबल सप्लाई चेन्स कॉन्सेंट्रेटेड है, एक्सपोर्ट कंट्रोल्स बढ़ रहे हैं, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और ऑपरेशनल रेडीनेस मिनरल एक्सेस पर निर्भर करता है, और यहीं से अरावली डिबेट एक नए मोड़ पर पहुंच जाती है। अरावली रेंज पर खतरे कोई नई बात नहीं है। पिछले 30 वर्षों में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कई बार इन्वायरमेंटल नॉर्म्स के उल्लंघन के खिलाफ सख्त फैसले दिए हैं। पिछले साल कोर्ट ने खुद माना कि अरावली में इलीगल क्वेरिंग एक बड़ी वजह पहाड़ियों को परिभाषित करने के इनकंसिस्टेंट क्राइटेरिया रहे हैं। इसीलिए कोर्ट ने यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री को निर्देश दिया एक साइंटिफिकली ग्राउंडेड डेफिनेशन तय करने के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाए। कमेटी ने अक्टूबर में रिपोर्ट दी और लगभग 1 महीने बाद कोर्ट ने उसे इम्प्रीमेटर यानी इजाजत दे दी, लेकिन नई परिभाषा ने विवाद खड़ा कर दिया। अब सिर्फ वही लैंडफॉर्म्स अरावली माने जाएंगे जो 100 मीटर्स या उससे अधिक ऊंचाई पर हो। यही एक लाइन देश की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली को सबसे बड़े संकट में डाल देती है। इस डेफिनेशन के खिलाफ राजस्थान के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे। अब देखते हैं भूवैज्ञानिक विरासत, जियोलॉजिकल हेरिटेज। अरावली का जन्म प्री कैम्ब्रियन एरा में हुआ था, लगभग 2000 मिलियन वर्ष पूर्व। यह हिमालय से भी पुरानी है। भूवैज्ञानिक रूप से यह 3 प्रमुख क्रोस्ट्रेटिग्राफिक टेरेन से बनी है। बेसमेंट बेंडेड जेनेसिस कॉम्प्लेक्स, अरावली सुपर ग्रुप, और थर्ड है दिल्ली सुपर ग्रुप। यह रेंज गुजरात के चंपानेर से शुरू होकर राजस्थान और हरियाणा से होती हुई दिल्ली तक लगभग 692 किलोमीटर की लंबाई में फैली है। इसका सबसे ऊंचा शिखर माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर है जो 1722 मीटर ऊंचा है। लेकिन अरावली सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं है, यह एक वाटर डिवाइड है जो सिंधु नदी प्रणाली इंडस वाटर सिस्टम और गंगा नदी प्रणाली गंगा वाटर सिस्टम के जल निकासी को अलग करता है। यह बनास, लूनी, साखी और साबरमती जैसी नदियों का उद्गम स्थल भी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अरावली थार रेगिस्तान द थार डेजर्ट के विस्तार के खिलाफ प्रकृति की अपनी दीवार है। यह पश्चिमी राजस्थान की रेतीली आंधियों को हरियाणा,
पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नेशनल कैपिटल रीजन के उपजाऊ मैदानों में प्रवेश करने से रोकती है। क्लाइमेट रेगुलेशन में इसकी भूमिका को कम करके नहीं आंका जा सकता। यह उत्तर पश्चिमी भारत के हरे फेफड़े हैं, ग्रीन लंग्स ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया है। नॉर्थ इंडिया की रेत को रोकने वाली ग्रेट वॉल, दिल्ली एनसीआर की हवा की नेचुरल शील्ड और करोड़ों लोगों की ग्राउंड वाटर लाइफलाइन अगर यहां ढह गई तो उत्तर भारत का भविष्य बदल जाएगा। यही कारण है कि अरावली रेंज मेटल्स आज हम जिस संकट का सामना कर रहे हैं वह इस प्राचीन विरासत के विनाश की कहानी है। और इस विनाश की शुरुआत होती है एक शब्द से, परिभाषा, डेफिनेशन। एक परिभाषा जो तय करेगी कि अरावली बचेगी या टूटेगी, माइनिंग रुकेगी या बढ़ेगी, और थार रेगिस्तान उत्तर भारत में फैलेगा या नहीं। यही न्यू डेफिनेशन ऑफ अरावली हिल्स एंड रेंज, और यही आज पूरे विवाद की जड़ है। चैप्टर 2, द बैटलफील्ड ऑफ डेफिनेशंस। अरावली को बचाने की लड़ाई अदालतों में लड़ी जा रही है, और इस लड़ाई का जो मेन केंद्र है, जो मुख्य केंद्र है, यह तय करना है कि आखिर अरावली है क्या, एक पहाड़ को पहाड़ कब माना जाए। यह प्रश्न सुनने में जितना सरल लगता है, इसका उत्तर उतना ही पेचीदा और राजनीतिक है। 100 मीटर डेफिनेशन का विवाद, द कंट्रोवर्सी ऑफ द 100 मीटर डेफिनेशन। नवंबर 2020 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की एक समिति, एक कमेटी की सिफारिशों के आधार पर अरावली पहाड़ियों की एक नई यूनिफॉर्म डेफिनेशन को एक्सेप्ट किया। यह परिभाषा एक कमेटी ने रिकमेंड की थी जो बनी थी सुप्रीम कोर्ट के 9 मई 2024 के आदेश के तहत। हु वाज इन दिस कमेटी? कमेटी में शामिल थे सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात के फॉरेस्ट और सेक्रेटरीज, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, एफएसआई सेंट्रल पावर कमेटी, सीईसी, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जीएसआई। हालांकि कमेटी गवर्नमेंट लेड थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे जजमेंट में शामिल कर लीगली बाइंडिंग बना दिया। Why was a new definition needed? नई परिभाषा की जरूरत क्या थी? इसका रूट कोज क्या था? क्योंकि अब तक कोई भी यूनिफॉर्म डेफिनेशन नहीं थी। इलीगल माइनिंग रैंपेट थी, इंक्रोचमेंट अनकंट्रोल्ड था, इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन तेज हो रहा था, और दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात चारों जगह अरावली का एक्सप्लॉइटेशन अलग अलग इंटरप्रिटेशंस पर चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अब एम्बिग्यूटी खत्म होगी। द राजस्थान ब्लूप्रिंट एंड द सेफ्टी नेट्स एस्टैब्लिशिंग प्रेसिडेंट एंड सेफगार्ड्स। दिलचस्प बात यह है कि यह परिभाषा मूल रूप से राजस्थान से ही आती है। वेयर डिड द डेफिनेशन ओरिजिनेट? इस डेफिनेशन का ओरिजिन क्या है, इसके हिस्टोरिकल रूट्स क्या है? राजस्थान गवर्नमेंट 2002 कमेटी रिपोर्ट, रिचर्ड मर्फीज लैंडफॉर्म क्लासिफिकेशन 1968। राजस्थान इस डेफिनेशन को 9 जनवरी 2006 से फॉलो कर रहा है, जिसमें हिल प्लस हिल स्लोप्स प्लस सपोर्टिंग फीचर्स सभी शामिल है। राज्य 2006 से ही रिचर्ड मर्फीज लैंडफॉर्म क्लासिफिकेशन 1968 के आधार पर 100 मीटर के इसी मानदंड का पालन कर रहा है। इस डेफिनेशन ने, इस परिभाषा ने एक भूचाल ला दिया, लेकिन यह परिभाषा अचानक नहीं आई। इसकी जड़ें एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1985, टीएन गोदावरन ट्रम्पलैंड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1995 जैसे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस पीआईएल्स में है, जो दशकों से अरावली के संरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं। वहीं 2024 में कोर्ट ने एक समान परिभाषा की दरकार जताई, क्योंकि सिर्फ राजस्थान के पास ही एक औपचारिक डेफिनेशन थी। यही इनकंसिस्टेंसी इलीगल माइनिंग और इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन का एक मेन रीजन थी। प्रस्तावित परिभाषा, अब देखते हैं कि जो प्रपोज डेफिनेशन थी वो थी क्या। सरकार द्वारा सुझाई गई और कोर्ट द्वारा प्रारंभ में स्वीकार की गई परिभाषा के 2 मेन पिलर थे, 2 मुख्य स्तंभ थे। फर्स्ट वन इज अरावली हिल। अरावली जिलों में कोई भी भू आकृति लैंडफॉर्म जिसकी ऊंचाई उसके स्थानीय धरातल लोकल रिलीफ से 100 मीटर या उससे अधिक हो, और दूसरी अरावली रेंज, ऐसी 2 या 2 से अधिक पहाड़ियों का समूह जो एक दूसरे से 500 मीटर के भीतर स्थित हो। यानी रेंज को स्पेशल एनालिसिस और बफर जोन्स के जरिए एक कनेक्टेड इकोलॉजिकल सिस्टम की तरह देखा गया। यह तरीका जीआईएस, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम की दुनिया से आता है, जिसे बफर इंटरसेक्शन एनालिसिस या इकोलॉजिकल कॉरिडोर मैपिंग कहते हैं। यह कोई एक यादृच्छिक रेखा नहीं है, बल्कि स्पेशल एनालिसिस का एक वैज्ञानिक तरीका है। इसका उपयोग होता है इकोलॉजिकल कॉरिडोर्स को पहचानने में, रीजेस और वैलीज मैपिंग में, और वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स कनेक्ट करने में, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन जोन्स तय करने में। यह मेथोडोलॉजी आज दुनिया भर में टेरेन मॉडलिंग और कंजर्वेशन प्लानिंग में इस्तेमाल होती है। समस्या क्या थी? व्हाट वाज द प्रॉब्लम? अब देखेंगे इस दृष्टि, ये डेफिनेशन प्रथम दृष्टया प्राइमा फेसी यह परिभाषा लॉजिकल लग सकती है, तार्किक लग सकती है, लेकिन भूवैज्ञानिकों और पर्यावरणविदों, इन्वायरमेंटलिस्ट ने तुरंत खतरे की घंटी बजा दी। अरावली एक इरोडेड फोल्ड माउंटेन है। करोड़ों वर्षों के टकराव, वेदरिंग ने इसकी ऊंचाई को कम कर दिया है। अरावली का एक बड़ा हिस्सा अब ऊंची चोटियों के रूप में नहीं, बल्कि कम ऊंचाई वाली जो लकीरें हैं, रीजेस, टीलो, हिल लॉक्स और ढलानों के रूप में मौजूद है। व्हाट द न्यू डेफिनेशन डज? द टेक्निकल कोर, नई परिभाषा कहती क्या है?
अरावली हिल्स वही होगी जो लोकल रिलीफ से, जो आसपास के रिलीफ से 100 मीटर या अधिक ऊंची हो। समस्या ऊंचाई नहीं है, समस्या है जो इससे नीचे है वह कानूनी संरक्षण से बाहर हो जाएंगे। फुट हिल्स, स्लोप्स, वैलीज, लो लाइंग हिल्स, यानी पूरा इकोलॉजिकल कंटिन्यूम खंडित हो जाएगा। व्हाई दिस इज डेंजरस? अब देखेंगे इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यह खतरनाक क्यों है। अरावली सीढ़ियों की तरह काम करती है। ऊपर की पहाड़ी, नीचे की पहाड़ी और बीच की घाटी सब मिलकर ग्राउंड वाटर रिचार्ज, डस्ट बैरियर, सोइल स्टेबिलिटी, वाइल्ड लाइफ मूवमेंट के लिए जरूरी है। अगर नीचे की सीढ़ियां हटा दी जाए तो ऊपर की सीढ़ियां खुद ही गिर जाती है। अब देखते हैं कि एक्सपर्ट्स ने वॉर्न क्या किया है। साइंस वर्सेस शॉर्टकट्स। एक्सपर्ट्स साफ कहते हैं हिल्स को हाइट से नहीं बल्कि उनके फंक्शंस क्या है, फंक्शन से डिफाइन करना चाहिए। फुट हिल्स और लो रिलीफ एरियाज ग्राउंड वाटर रिचार्ज करते हैं, डस्ट को रोकते हैं, बायोडाइवर्सिटी को जोड़ते हैं। इन्हें हटाना पूरे सिस्टम को अपंग करना होगा। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया FSI के इंटरनल एनालिसिस ने इस परिभाषा की पोल खोल दी। FSI ने अपनी 2010 की मैपिंग में आकृति विज्ञान, मोर्फोलॉजी और वनस्पति वेजिटेशन के आधार पर पहाड़ियों की पहचान की थी। FSI का डेटा, FSI ने लगभग 12,081 पहाड़ियों की पहचान की थी जो 20 मीटर या उससे अधिक ऊंची थी। जो न्यू डेफिनेशन है, नई परिभाषा का असर 100 मीटर नियम लागू करने पर इनमें से केवल 1048 पहाड़ियां ही अरावली मानी जाती है। इसका सीधा अर्थ यह था कि अरावली का जो लगभग 92% हिस्सा है वो कानूनी संरक्षण यानी लीगल प्रोटेक्शंस खो देता। जिन पहाड़ियों को हम अरावली का हिस्सा मानते आ रहे थे वे अचानक नॉन अरावली बन जाती है और वहां माइनिंग और रियल एस्टेट के लिए रास्ता साफ हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट की ही CEC सेंट्रल इम्पावर्ड कमिटी ने 2018 की एक रिपोर्ट में ये रेखांकित किया था कि अरावली अपनी 1/4 1/4 पहाड़ियों को खो चुकी है। कोर्ट के अपने पुराने फैसलों ने चेतावनी दी थी कि इन पहाड़ियों का विनाश रेगिस्तान थार को इंडो गेंजेटिक प्लेन्स की ओर फैला सकता है और दिल्ली NCR के एयर पोल्यूशन को और ज्यादा बिगाड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट का यू टर्न, स्टे ऑर्डर, द सुप्रीम कोर्ट्स यू टर्न। अब देखते हैं कि जो एनवायरमेंटलिस्ट के भारी विरोध और पब्लिक आउटक्राई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले का स्वतः संज्ञान यानी सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया। दिसंबर 2025 के अंत और जनवरी 2026 की शुरुआत में मुख्य न्यायाधीश CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने अपने ही नवंबर 2023 के आदेश पर रोक स्टे लगा दी और उससे अबेयंस यानी स्थगन में रख दिया। अब देखते हैं कि न्यायालय ने क्या टिप्पणी की। कोर्ट के ऑब्जर्वेशन क्या थे। कोर्ट ने स्वीकार किया कि पिछली परिभाषा में क्रिटिकल एम्बिग्यूइटीज यानी गंभीर अस्पष्टताएं थी और इससे रेगुलेटरी गैप्स पैदा हो सकते थे जो अरावली की पारिस्थितिकी अखंडता यानी इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी को नष्ट कर सकते थे। कोर्ट ने कहा देयर रिप्रेजेंट्स ए डायर नीड to further probe and clarify to prevent regulatory gaps that could undermine the ecological integrity of one of India's most fragile and significant mountain system। नतीजा आउटकम, कोर्ट ने एक नई हाई पावर्ड एक्सपर्ट कमिटी HPEC के गठन का आदेश दिया जिसमें स्वतंत्र डोमेन के विशेषज्ञ इंडिपेंडेंट डोमेन एक्सपर्ट्स शामिल होंगे। यह समिति इस बात की जांच करेगी कि क्या 100 मीटर की ऊंचाई का मानदंड वैज्ञानिक रूप से सही है और क्या इसे निचले स्तर की पहाड़ियों, लोअर हिल्स और पारिस्थितिकी गलियारों, वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स को खतरा है। फिलहाल यथास्थिति स्टेटस को बनी हुई है। कोर्ट ने यह सुनिश्चित किया है कि जब तक नई कमेटी अपनी रिपोर्ट नहीं देती तब तक 100 मीटर नियम के आधार पर कोई भी नया माइनिंग लीज या प्रशासनिक निर्णय एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन नहीं लिया जाएगा। यह पर्यावरण के लिए एक अस्थायी इंटरिम विक्ट्री है, अस्थायी जीत है, लेकिन युद्ध अभी भी जारी है। FSI बनाम मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, डेटा का युद्ध। FSI और यह संघर्ष दो सरकारी संस्थाओं के बीच के विरोधाभास को भी उजागर करता है। एक तरफ फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है जिसका काम वनों और पहाड़ियों की मैपिंग करना है और जिसने अरावली के विस्तृत स्वरूप को पहचाना। दूसरी तरफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट है जिस पर विकासात्मक परियोजनाओं, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को मंजूरी देने का दबाव है। FSI की रिपोर्ट 2010 के अनुसार अरावली को परिभाषित करते समय केवल हाइट यानी एलिवेशन, ऊंचाई को पैमाना नहीं माना जा सकता। अरावली में स्लोप, ढलान और वेजिटेशन भी उतने ही महत्वपूर्ण है। FSI ने चेतावनी दी थी कि 100 मीटर नियम लागू करने से राजस्थान और हरियाणा के विशाल क्षेत्र खनन के लिए खुल जाएंगे जो अरावली के ग्राउंड वाटर रिचार्ज और डिजर्टिफिकेशन बैरियर जैसे कार्यों को नष्ट कर देगा। अब देखते हैं चैप्टर 3 सस्टेनेबल माइनिंग का भ्रम, द इल्यूजन ऑफ सस्टेनेबल माइनिंग। जबकि परिभाषा पर बहस जारी है, सरकार ने एक नया मंत्र अपनाया है, मैनेजमेंट प्लान फॉर सस्टेनेबल माइनिंग MPSM। सुप्रीम कोर्ट और सरकार दोनों का कहना है कि जब तक यह योजना लागू नहीं हो जाती तब तक नई माइनिंग लीज नहीं दी जाएगी। लेकिन क्या अरावली जैसे नाजुक क्षेत्र में सस्टेनेबल माइनिंग संभव है?
एमपीएसएम क्या है? व्हाट इज एमपीएसएम? एमपीएसएम एक दस्तावेज है, एक डॉक्यूमेंट है जिसे इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन ICFRE द्वारा तैयार किया जा रहा है, जिसका मेन पर्पस, इसका उद्देश्य अरावली क्षेत्र में खनन और वैज्ञानिक और पारिस्थितिक रूप से जिम्मेदार तरीके से विनियमित करना है। इसके जो की कंपोनेंट्स है वो देखेंगे अपन। फर्स्ट वन इज जोनिंग, क्षेत्रीकरण। एमपीएसएम का मुख्य कार्य कोर एंड इनवायलेट एरियाज की पहचान करना है, जैसे कि राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क्स और वन्य जीव अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, जहां खनन पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा। दूसरा, कैरिंग कैपेसिटी, वहन क्षमता। यह योजना क्षेत्र की इकोलॉजिकल कैरिंग कैपेसिटी का आकलन करेगी, यानी कि पर्यावरण, इन्वायरमेंट कितना खनन बर्दाश्त कर सकता है बिना स्थायी क्षति के, बिना लॉस के। इसमें हवा, पानी और जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी पर पड़ने वाले क्यूमुलेटिव इंपैक्ट का अध्ययन शामिल होगा। थर्ड वन इज रिस्टोरेशन, पुनर्स्थापना। खनन के बाद के गड्ढों को भरने और वनस्पति को वापस लाने के वैज्ञानिक प्रोटोकॉल, साइंटिफिक प्रोटोकॉल तय किए जाएंगे। फोर्थ वन इज साइंटिफिक जस्टिफिकेशन, वैज्ञानिक औचित्य। खनन के परमिशन, माइनिंग के परमिशन केवल एक्सेप्शनल एंड साइंटिफिकली जस्टिफाइड सर्कमस्टांसेस, असाधारण और वैज्ञानिक रूप से उचित सर्कमस्टांसेस, परिस्थितियों में ही दी जाएगी। क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल्स के लिए एक्सेप्शंस डिफाइन करना, और यह फैसला अरावली को खनन के लिए खोलने का आदेश नहीं है। यह एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने का फर्स्ट स्टेप, पहला कदम है। कोर्ट ने मैनेजमेंट प्लान फॉर सस्टेनेबल माइनिंग MPSM तैयार होने तक सभी न्यू माइनिंग लीजेस पर मोरेटोरियम यानी कि रोक लगा दी है। इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन ICFRE द्वारा तैयार यह योजना झारखंड के सरांडा फॉरेस्ट की तर्ज पर 37 जिलों 37 डिस्ट्रिक्ट्स में इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन्स और कंजर्वेशन क्रिटिकल एरियाज की पहचान करेगी। केवल वही इलाके जहां सस्टेनेबल माइनिंग संभव हो उसे ही मंजूरी मिलेगी। कोर्ट पूरी तरह माइनिंग पर बैन भी नहीं लगाना चाहता। उसका आर्ग्यूमेंट, उसका तर्क है कि पूरी तरह रोक लगाने से इलीगल माइनिंग बढ़ सकती है, क्योंकि भारत के डेवलपमेंटल ट्रेजेक्टरी को पत्थर और खनिजों की निरंतर आपूर्ति, कंटिन्यूअस आपूर्ति जरूरी है। इसीलिए सिर्फ क्रिटिकल मिनरल्स की सरकारी खानों को छोड़कर एक पोज की जरूरत है। यही कोर्ट ने असली समस्या को, जो मेन प्रॉब्लम है, उसे एक्सेप्ट किया। राज्यों के पास लिमिटेड इन्फोर्समेंट कैपेसिटी है और खनन स्टेट रेवेन्यू का एक सोर्स भी है। बैन लगाने में ही एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा हो जाता है। अब देखेंगे कि जो क्रिटिक है, आलोचना और जो रियलिटी है, वास्तविकता में क्या अंतर है। सुनने में MPSM एक आदर्श समाधान लग सकता है, लेकिन धरातल पर स्थिति विरोधाभास, द पैराडॉक्स से भरी हुई है। पर्यावरणविद विमलेंदु झा जैसे एक्सपर्ट्स का तर्क है कि सस्टेनेबल माइनिंग एक विरोधाभास है। जब आप एक पहाड़ को खोदकर पत्थर निकालते हैं तो आप जो एक जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, एक जो भूवैज्ञानिक संरचना है, उसको नष्ट कर रहे होते हैं, जिसे बनने में अरबों साल लगे हैं। आप एक पेड़ लगाकर पहाड़ की भरपाई नहीं कर सकते। नीलम अहलूवालिया जैसी एक्टिविस्ट का कहना है कि सस्टेनेबल माइनिंग जैसा कुछ होता ही नहीं है, सस्टेनेबल माइनिंग जैसा कुछ नहीं होता। यह सिर्फ पहाड़ों को लीगल तरीके से काटने का रास्ता है। लागू करने की चुनौती, इम्प्लीमेंटेशन चैलेंज। इतिहास गवाह है कि अरावली में नियम केवल कागजों पर, केवल पेपर्स पर होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2002, 2009 और इसके बाद कई बार खनन पर प्रतिबंध लगाया है, लेकिन इलीगल माइनिंग कभी नहीं रुकी। माफिया और प्रशासन की मिलीभगत, कोल्यूजन ने हर नियम को तोड़ा है। ऐसे में यह डर वाजिब है कि MPSM भी एक पेपर टाइगर, कागजी शेर साबित हो सकता है, जिसका उपयोग केवल खनन को वैधता, लेजिटिमेसी प्रदान करने के लिए किया जाएगा। What is the strategic exception? अब देखेंगे अपन की जो strategic exception, द कोर प्रॉब्लम क्या है। भारत में क्लाइमेट इंडस्ट्री कॉन्फ्लिक्ट कभी भी स्पष्ट कानूनों से हल नहीं होता। इसके बजाय एग्जीक्यूटिव डिस्क्रिशन, एड होक अप्रूवल्स, पोस्ट फैक्टो रेगुलराइजेशन, नेशनल डिफेंस का हवाला इस्तेमाल होता है। इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट EIA जो सेफगार्ड होना चाहिए, वह अक्सर जस्टिफिकेशन टूल बन जाता है। अब देखेंगे कि अपन हाउ दिस सिस्टम वर्क्स, एग्जीक्यूटिव लूपहोल्स कैसे काम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी माइनिंग बेंस सरकमवेंट हुए हैं, डेफिनेशंस डाइल्यूट हुई है, ऑपरेशनल डिफिकल्टीज का हवाला दिया गया है। इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के कई डिसीजंस पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी से बाहर, पब्लिक कंसल्टेशन के बिना, साइंटिफिक ट्रांसपेरेंसी के बिना लिए गए हैं। नतीजा, इसके इम्प्लीकेशंस क्या हुए। आर्बिट्ररी गवर्नेंस क्लोज्ड एज नेशनल इंटरेस्ट। गवर्नमेंट का जो तर्क है, EIA प्रोसेस सेफगार्ड है, माइनिंग कंट्रोल्ड होगी, स्ट्रेटेजिक मिनरल्स भी जरूरी है, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है, जो वास्तविकता है, वह काफी अलग है। EIA अप्रूवल्स रूटीनली डाइल्यूटेड हुए हैं, पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस कॉमन हो गया है, कॉम्प्लाइंस वीक है, इन्फोर्समेंट फ्रेगमेंटेड है। कोर्ट्स ने कई बार डेफिनेशंस रिवाइज की, कमिटीज बनाई, लेकिन जो मेन सिस्टमेटिक इशू है वह हमेशा बना रहा है। चैप्टर 4 पारिस्थितिक विनाश का त्रिकोण, द ट्रायंगल ऑफ इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन। अरावली के विनाश की कीमत हम 3 फॉर्म में चुका रहे हैं, हवा, पानी और मरुस्थलीकरण। यह संकट भविष्य का नहीं, वर्तमान का है। जो अपन देखेंगे, द थर्स्टी अर्थ, ग्राउंड वाटर क्राइसिस।
यहाँ एक वाटर रिचार्ज सिस्टम है। अरावली जो है एक वाटर रिचार्ज सिस्टम है, एक वाटर टावर है। इसकी हाईली फ्रैक्चर्ड वेदर और पोरस चट्टानें जो बारिश के पानी को जमीन के भीतर रिचार्ज करने का काम करती है। अरावली की चट्टानें क्वार्टजाइट रॉक्स किसी स्पंज की तरह काम करती है। इनमें जो भी मौजूदा दरारें होती है, फ्रैक्चर्स होते हैं, वो बारिश के पानी को सोख कर गहरे एक्वीफायर्स तक पहुंचाती है। यह दिल्ली, एनसीआर, गुरुग्राम, फरीदाबाद और उत्तरी राजस्थान के लिए पानी का मुख्य सोर्स है। खनन ने इस प्राकृतिक रिचार्ज सिस्टम यानी जो नेचुरल रिचार्ज सिस्टम है उसको पूरी तरह से तबाह कर दिया है। अब देखते हैं अपन की डेटा क्या कहता है। वो 10 दिन डेटा से गुरुग्राम और फरीदाबाद अब डार्क जोन्स यानी अति दोहित क्षेत्र बन चुके हैं। 2024 के आंकड़े जो है वो और भी ज्यादा चौंकाने वाले हैं। गुरुग्राम, यहाँ जो ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन है रिचार्ज की तुलना में 214% थी, यानी जितना पानी जमीन में जा रहा है उससे दोगुना निकाला जा रहा है। जो एनुअल एक्सट्रैक्शन है 2024 में गुरुग्राम ने 43,262 मिलियन हेक्टेयर मीटर्स पानी निकाला, जबकि सस्टेनेबल लिमिट केवल 20,333 मिलियन की थी। कंटेमिनेशन, प्रदूषण, खनन ने केवल पानी को खत्म हो रहा है बल्कि जहरीला भी हो रहा है। 2023-24 के स्टडी में पाया गया कि अरावली खनन क्षेत्रों के प्रभाव वाले दिल्ली के भूजल का वाटर क्वालिटी इंडेक्स जो WQI है पुअर टू वेरी पुअर श्रेणी में था। इसमें भारी धातुओं, हेवी मेटल्स की उपस्थिति ने जो हेल्थ रिस्क असेसमेंट HHRA को बढ़ा दिया है। हालांकि 2025 में भारी मानसून के कारण जो वाटर लेवल है उसमें थोड़ा सा सुधार हुआ देखा गया, लेकिन विशेषज्ञ इसे टेम्पररी रिलीफ मानते हैं, न कि जो समस्या है उसका समाधान। और अरावली राजस्थान व गुजरात की जो सीजनल रिवर्स हैं उनको जीवन देती है। अरावली बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी के एक बीच एक बड़ा वाटरशेड डिवाइड भी है जो नदियों की दिशा तय करता है। यह श्रृंखला मेन वाटरशेड का काम करते हुए बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी के जल निकासी तंत्र को अलग करती है। अब देखेंगे अपन जो धूल का गुबार है, जो वायु प्रदूषण है, द डस्ट बाउल एयर पोल्यूशन। दिल्ली की हवा में जो जहर गुला है उसमें अरावली के विनाश का बड़ा हाथ है। अरावली थार रेगिस्तान से आने वाली धूल भरी आंधियां जो डस्ट स्टॉर्म्स है उनके लिए एक ढाल का काम करती है। डस्ट बैरियर का टूटना, ब्रीच ऑफ द बैरियर। खनन और अवैध निर्माण ने पहाड़ियों के बीच गैप्स, अंतराल पैदा कर दिए हैं। ये जो गैप्स है, अंतराल है, विंड टनल्स की तरह काम करते हैं जिससे धूल सीधे एनसीआर में प्रवेश करती है। सोर्स अपॉर्टिनमेंट टेरी और अन्य संस्थाओं के अध्ययन बताते हैं कि दिल्ली के PM10 प्रदूषण में धूल, सोइल एंड रोड डस्ट का योगदान लगभग 33 to 40% है। स्टबल बर्निंग वर्सेस डस्ट, जहां पराली जलाना, स्टबल बर्निंग का योगदान मौसमी होता है, वहीं 2025 में कल 3.5% था। धूल साल भर फेफड़ों को नुकसान पहुंचाती है। माइनिंग डस्ट, खनन गतिविधियों, ब्लास्टिंग, क्रशिंग से उड़ने वाली जो सिलिका डस्ट है स्थानीय जो वायु गुणवत्ता को बेहद खतरनाक स्तर पर ले जाती है, जिससे PM2.5 का स्तर बढ़ जाता है। मरुस्थलीकरण, थार का विस्तार, डिजर्टिफिकेशन, एक्सपांशन ऑफ द थार। अरावली के गायब होने का जो सबसे भयानक परिणाम है मरुस्थलीकरण, डिजर्टिफिकेशन। अरावली का सबसे अहम काम है थार डिजर्ट को उत्तर भारत में फैलने से रोकना। यह पर्वतमाला रेत के तूफानों के खिलाफ एक नेचुरल सैंड बैरियर की तरह काम करती है। अगर यह ढाल कमजोर होती है तो ये रेत दिल्ली एनसीआर और इंडो गैंगेटिक प्लेन्स की ओर बढ़ेगी, जिसका असर हवा, खेती और जमीन तीनों पर पड़ेगा। मानवीय गतिविधियों ने पहले ही इसमें 12 बड़े गैप्स पैदा कर दिए हैं। अगर यह ढाल टूटी तो दिल्ली एनसीआर पर रेत और प्रदूषण का कहर और भयावह हो जाएगा। इसरो का एटलस, इसरो के डिजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन एटलस के अनुसार भारत का लगभग 30% भूभाग यानी 1/3 लैंड एरिया डिग्रेडेड श्रेणी में आता है। अरावली में वनों की कटाई, डिफोरेस्टेशन और खनन ने मिट्टी की जो ऊपरी परत होती है, जो टॉप सोइल है, उसको नष्ट कर दिया है। ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, इस खतरे को भांपते हुए सरकार ने अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट शुरू किया है। इसका मेन पर्पज गुजरात से दिल्ली तक 1400 किलोमीटर लंबी और 5 किमी चौड़ी एक ग्रीन बेल्ट बनाना है, जो अफ्रीका की ग्रेट ग्रीन वॉल की तर्ज पर होगी। इसका मेन पर्पज 6.45 मिलियन हेक्टेयर बंजर भूमि को पुनः स्थापित करना है। लेकिन सवाल वही है, क्या पेड़ लगाने से पहाड़ वापस आ सकता है? क्या यह ग्रीन वॉल खनन माफिया के बुलडोजर्स के सामने टिक पाएगी? द क्रूअल आयरनी, प्रेशर वर्सेस प्रॉफिट, कॉन्ट्रास्टिंग डिग्रेडेशन विथ रिसोर्स ग्रीड। विरोधाभास यह है कि जिस अरावली को सेंटर अपने ही अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट में बड़े पैमाने पर क्षतिग्रस्त मानता है, वहीं क्रिटिकल मिनरल्स का एक विशाल भंडार भी है, जिसमें लीड, जिंक, कॉपर, ग्रेफाइट, लिथियम और रेयर अर्थ एलिमेंट्स की उपस्थिति इसे एनर्जी ट्रांजिशन, डिफेंस प्रोडक्शन और नेशनल सिक्योरिटी के लिए और भी ज्यादा जरूरी बना देती है। ग्लोबल सप्लाई चेन्स पर निर्भरता खत्म करने के लिए सरकार इसे स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस का मुद्दा मानती है। यहीं से जन्म लेता है एक विचार, स्ट्रेटेजिक एग्जम्पशन। लेकिन यही जरूरत अरावली के लिए सबसे बड़ा खतरा भी बन चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने न्यू माइनिंग लीजेस पर मोरेटोरियम रोक लगाई है, पर क्रिटिकल मिनरल्स को इसमें छूट दी गई है, एक्सेप्शन दिया गया है। यानी अगर माइनिंग को स्ट्रेटेजिक बताया जाए तो अलग नियम लागू हो सकते हैं।
कोर्ट रूम में स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस के दस्तावेज दिखाए जा रहे हैं और जमीन पर लोग तख्तियां लेकर खड़े हैं जिन पर लिखा है अरावली हमारी धरोहर है, अरावली हमारी सांस है। इन्वायरमेंटल लॉज में ऐसे बदलाव किए जा रहे हैं जहां नेशनल डिफेंस या सिक्योरिटी के नाम पर इन्वायरमेंटल स्क्रूटनी को बाईपास किया जा रहा है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में हुए अमेंडमेंट संशोधनों ने सरकार को यह पावर दी है कि वह फॉरेस्ट लैंड को नॉन फॉरेस्ट यूज के लिए डाइवर्ट कर सके बिना किसी सख्त इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट EIA के तहत। डेवलपमेंट वर्सेस डिग्निटी, फॉल्स चॉइस। डेवलपमेंट जरूरी है, माइनिंग भी पूरी तरह गलत नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि कहां, कितनी और किस कीमत पर। जब विकास लोगों को ही उजाड़ दे तो वह डेवलपमेंट नहीं, डिस्प्लेसमेंट होता है। अब देखेंगे चैप्टर 5, मानवीय त्रासदी और सिलिकोसिस का अभिशाप, द ह्यूमन ट्रेजेडी एंड द कर्स ऑफ सिलिकोसिस। अरावली की कहानी सिर्फ पर्यावरण की नहीं, उन लोगों की भी है जिनका जीवन इन पत्थरों से जुड़ा हुआ है। खनन ने उन्हें रोजगार, लाइवलीहुड का झांसा दिया, लेकिन बदले में दी मौत। पत्थर की बीमारी, सिलिकोसिस, द डिजीज ऑफ स्टोन। राजस्थान के खनन क्षेत्रों में सिलिकोसिस को पत्थर की बीमारी कहा जाता है। जब मजदूर सैंडस्टोन या क्वार्ट्ज की खदानों में काम करते हैं तो महीन सिलिका धूल, फाइन सिलिका डस्ट उनकी सांसों के साथ फेफड़ों में जम जाती है। यह फेफड़ों को पत्थर जैसा सख्त बना देती है। इसका कोई इलाज नहीं है। एक तरफ माइनिंग माफिया है जो रातों रात पहाड़ गायब कर रहा है। नूह के 70 साल के कासिम खान बताते हैं कि कैसे ट्रक्स धूल के गुबार उड़ाते हुए निकलते हैं और अगर कोई उन्हें रोकने की कोशिश करे तो उसे चुप करा दिया जाता है। लेकिन असली खतरा वो सफेद धूल, व्हाइट डस्ट है जो माइनिंग से निकलती है। अलवर के लालावंडी गांव में पेड़ों पर बर्फ जैसी सफेदी दिखती है, लेकिन यह बर्फ नहीं है, यह पत्थर का बुरादा है। यहाँ हर दूसरे घर में कोई न कोई सिलिकोसिस या सांस की बीमारी से जूझ रहा है। इसे स्थानीय लोग सफेद मौत कह सकते हैं। हालात इतने बदतर है कि कोटपुतली के एक स्कूल में बच्चे डर के साए में पड़ते हैं कि कहीं जो ब्लास्ट से स्कूल की छत न गिर जाए। इसीलिए लोग कहते हैं द हिल्स आर शेकन विद द साउंड ऑफ मशीनरी। यह सिर्फ एक पंक्ति नहीं बल्कि यह एक चेतावनी है। अब अपन देखेंगे द विडो विलेजेस, विधवाओं के गांव। जोधपुर और करौली जैसे जिलों में कई ऐसे गांव हैं जिन्हें विडो विलेजेस कहा जाता है। यहाँ शायद ही कोई पुरुष 50 साल की उम्र पार कर पाता है। शांति देवी, जोधपुर के सोदों की ढाणी की 60 वर्षीय शांति देवी ने अपने पति और एक बेटे को सिलिकोसिस के कारण खो दिया। एक और बेटा कैंसर से मर गया। परिवार का पेट भरने के लिए वह खुद उसी जानलेवा माहौल में काम करने को मजबूर हुई और एक दिन अंततः मुंह के कैंसर, माउथ कैंसर का शिकार हो गई। आंकड़े, द स्टेटिस्टिक्स। राजस्थान में सिलिकोसिस के आधिकारिक तौर पर 48,000 से अधिक पंजीकृत मामले हैं, जिनमें से 31,000 से अधिक को प्रमाणित सर्टिफाइड किया गया है। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है, जमीनी हकीकत, इससे कहीं ज्यादा भयावह है। हजारों मजदूर बिना किसी पहचान, आइडेंटिटी प्रूफ के अवैध खदानों में काम करते हैं और उनकी मौत किसी सरकारी रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनती। अब देखेंगे सरिस्का और वन्यजीव संघर्ष, सरिस्का एंड ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। अरावली एक यूनिक ड्राई डेसिडुअस लैंडस्केप है जो टाइगर से लेकर लियोपार्ड, स्लोथ बियर, ब्लैक बक और घड़ियाल तक अनगिनत स्पीसीज प्रजातियों का आवास है। यहाँ 22 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से, जिनमें से 16 अकेले राजस्थान में है और 3 टाइगर रिजर्व्स जिनमें रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा जैसे टाइगर रिजर्व्स शामिल है। जो न्यू डेफिनेशन है, नई परिभाषा से छोटी पहाड़ियों के खुलने से यह वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स सिकुड़ जाएंगे। जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी की एक और कड़ी टूट जाएगी। खनन ने न केवल इंसानों को बल्कि जानवरों को भी बेघर कर दिया है। सरिस्का टाइगर रिजर्व के आसपास खनन गतिविधियों ने बाघों और तेंदुओं, लेपर्ड्स के लिए खतरा पैदा कर दिया है। वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स, अरावली वह गलियारा है जो सरिस्का को दिल्ली रीच से जोड़ता है। खनन के कारण यह गलियारा टूट रहा है, जिससे जानवर बस्तियों की ओर भागते हैं। गुरुग्राम और फरीदाबाद में तेंदुआ दिखना अब आम हो गया है। न्यू थ्रेट, हाल ही में सरिस्का के बफर जोन की सीमाओं को फिर से निर्धारित रीड्रॉप करने का प्रस्ताव आया है, जिससे 50 से अधिक बंद पड़ी खदानों को फिर से खोलने का रास्ता साफ हो सकता है। इन्वायरमेंटलिस्ट इसे बाघों के आवास हैबिटेट पर सीधा हमला मानते हैं। लाइवलीहुड एंड कम्युनिटीज, अरावली सिर्फ जंगल नहीं, यह लोगों की रोजी रोटी भी है। स्थानीय समुदाय निर्भर है फ्यूल वुड, फोडर, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, मेडिसिनल प्लांट्स। अरावली का नाश सीधे रूरल लाइवलीहुड्स को खत्म करता है। अब अपन देखते हैं कि हाउ मच इज अरावली रियली अंडर थ्रेट। फैक्ट्स, रियलिटी चौंकाने वाली है। 1.44 लाख स्क्वायर किमी अरावली ऑलरेडी अंडर थ्रेट। राजस्थान में अकेले 20 प्रोटेक्टेड एरियाज, सरिस्का टाइगर रिजर्व प्लस मल्टीपल सेंचुरीज। गुजरात और हरियाणा में भी डजन्स ऑफ प्रोटेक्टेड जोन्स। राजस्थान में 100 प्लस हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स, रिजर्व फॉरेस्ट एंड वेटलैंड्स। माइनिंग यहाँ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल होनी चाहिए। जो सोशल मीडिया पर जो वायरल क्लेम है कि 90% अरावली खतरे में है का दावा टेक्निकली इनकरेक्ट है, क्योंकि 100 मीटर से छोटी पहाड़ियों के अलावा 500 मीटर रूल प्रोटेक्टेड एरियाज जैसे सरिस्का टाइगर रिजर्व,
रिजर्व फॉरेस्ट, वेटलैंड्स और 150 से अधिक ऐतिहासिक स्मारक अभी भी संरक्षित है। द 90% क्लेम ट्रूथ वर्सेस मिस इन्फॉर्मेशन। सोशल मीडिया पर जो दावा किया जा रहा है 90% अरावली अब माइनिंग के लिए खुल गई है, फैक्चुअली इनकरेक्ट है। कोर्ट का वर्डिक्ट ऑटोमेटिक माइनिंग परमिशन नहीं देता। माइनिंग तभी संभव है जब वहां पे MPSM अलाउ करे, व्हेन एरिया इज नॉन सेंसिटिव, व्हेन रिस्टोरेशन इज इंश्योर्ड। हाइट क्राइटेरिया अलोन डिसीजन मेकर नहीं है। चैप्टर 6 द ट्रस्ट डेफिसिट। इस पूरी गाथा का निष्कर्ष एक शब्द में सिमटता है, ट्रस्ट डेफिसिट। विश्वास की कमी। जनता, न्यायपालिका और सरकार के बीच का भरोसा दरक चुका है। ट्रांसपेरेंसी की कमी। सारी जानकारी पब्लिक डोमेन में न होने से सब कुछ एक सोर्स पर ब्लाइंड ट्रस्ट का सवाल बनकर रह गया है। यहाँ एनवायरमेंटल पॉलिसी के लिए बहुत ही ज्यादा घातक है। अब देखेंगे अपन रोल ऑफ द जुडिशरी। सुप्रीम कोर्ट को हमेशा से एनवायरमेंट का संरक्षण माना जाता है रहा है। MC मेहता केस से लेकर TN गोदावर्मन केस तक कोर्ट ने हिस्टोरिकल डिसीजंस दिए हैं। लेकिन 2023 में जब कोर्ट ने मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट की दोषपूर्ण फ्लोड 100 मीटर डेफिनेशन को स्वीकार किया तो लोगों का विश्वास हिल गया। भले ही कोर्ट ने 2025-26 में स्टे ऑर्डर लगाकर इसे सुधार लिया, लेकिन यह सवाल खड़ा हो गया कि क्या जुडिशरी भी एग्जीक्यूटिव के जो भ्रामक डेटा का शिकार हो सकती है। कोर्ट का यह कहना कि क्रिटिकल एम्बिग्यूटीज रह गई थी, यह दर्शाता है कि अरावली को बचाने की लड़ाई में सतर्कता, विजिलेंस की कितनी आवश्यकता है। नीति और नियत का अंतर, द गैप बिटवीन पॉलिसी एंड इंटेंट। एक तरफ सरकार अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट की बात करती है और दूसरी तरफ 100 मीटर डेफिनेशन के जरिए 90% पहाड़ियों को लीगल प्रोटेक्शन से बाहर करने की कोशिश करते हैं। यह विरोधाभास, यह कॉन्ट्राडिक्शन जनता में संदेह, सस्पेंस पैदा करता है। अब देखेंगे जो एनवायरमेंट मिनिस्टर है भूपेंद्र यादव ने आश्वासन दिया था कि अरावली सुरक्षित रहेगी, लेकिन स्वतंत्र विश्लेषण इंडिपेंडेंट एनालिसिस ने दिखाया कि नई परिभाषा से अरावली का बड़ा हिस्सा माइनिंग जोन बन जाएगा। जमीनी हकीकत जो ग्राउंड रियलिटी है, जोधपुरा गांव के लोग 1000 दिन से अधिक समय से धरने पर बैठे हैं लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। यह ट्रस्ट डेफिसिट का सबसे बड़ा प्रमाण है। कंक्लूजन क्या निकलता है इससे? अरावली का भविष्य अधर में लटका है। स्टे ऑर्डर ने हमें सांस लेने का थोड़ा समय दिया है, लेकिन अभी तक खतरा टला नहीं है। यदि हम अरावली को केवल जमीन का टुकड़ा या निर्माण सामग्री का सोर्स मानते रहे तो हम एक भयानक भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं। एक ऐसा भविष्य जहां गुरुग्राम और दिल्ली पानी की एक एक बूंद के लिए तरसेंगे, जहां धूल भरी आंधियां आसमान को ढक लेगी और जहां सिलिकोसिस से पीड़ित विधवाओं की चीखें मशीनों के शोर में दब जाएगी। अरावली को बचाने के लिए हमें सस्टेनेबल माइनिंग के झूठे वादों से आगे बढ़कर इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन और स्ट्रिक्ट कंजर्वेशन की ओर बढ़ना होगा। हमें यह स्वीकार करना होगा कि अरावली की कीमत उसके पत्थरों में नहीं बल्कि उसके अस्तित्व में है, एग्जिस्टेंस में। विश्वास को फिर से बनाने, रीबिल्डिंग ट्रस्ट के लिए पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, वैज्ञानिक ईमानदारी, साइंटिफिक इंटीग्रिटी और स्थानीय समुदाय, लोकल कम्युनिटीज की भागीदारी, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन कंपल्सरी है, अनिवार्य है। जब तक यह नहीं होता अरावली की पहाड़ियां खामोशी से अपना बलिदान देती रहेगी। अरावली सिर्फ एक माउंटेन रेंज नहीं है, पहाड़ी श्रृंखला नहीं है, यह नॉर्थ इंडिया की क्लाइमेट शील्ड, वाटर सिक्योरिटी सिस्टम, एयर पोल्यूशन बैरियर, बायोडाइवर्सिटी की लाइफलाइन है। अगर यह ढही तो रेगिस्तान आगे बढ़ेगा, पानी सूखेगा, हवा और जहरीली होगी और उत्तर भारत में नॉर्थ इंडिया रहने लायक नहीं बचेगा। अरावली मैटर्स क्योंकि इसके बिना उत्तर भारत का भविष्य असुरक्षित है, इनसिक्योर है। यह लड़ाई पत्थरों की नहीं, यह लड़ाई है इकोलॉजी वर्सेस एक्सपीडियंसी, पीपल वर्सेस प्रॉफिट, लैंडस्केप वर्सेस लू फॉल्स। और अंत में सवाल यही है, क्या हम ऐसे देश बनना चाहते हैं जहां पहाड़ों की पहचान मशीन द्वारा तय करे या फिर जहां पहाड़ों की रक्षा हमारी सभ्यता की पहचान हो? थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।